ठीक है। और इसमें कौन सी था जी? फिजिक्स था। लेंस बताएगा कि सबका लेंस की शक्ति कैसा है, मात्रा क्या होगा? डायोप्टर। डायोप्टर को किस अक्षर से सूचित करेंगे? कैसे? डी। किसी बोल डी। ठीक है। बगल से बताना होगा आपका। उत्तल लेंस की बातचीत करेंगे आज हम। उत्तल लेंस में अगर कोई वस्तु को अनंत पर रखेंगे तो प्रतिबिंब कहां पर बनेगी? हाँ ठीक है। उसको क्या बोले? फोकस पर। हाँ ध्यान देना, अनंत पर कोई वस्तु रहेगा तो प्रतिबिंब कहां पर? फोकस पर। अगर वस्तु फोकस पर है तो प्रतिबिंब कहां? अनंत पर। ये तो याद करना आराम हो गया, सिंपल। कोई दर्पण है, उत्तल लेंस रहे चाहे है अवतल लेंस रहे। प्रश्न आगे से बताना होगा आपका। अगर उत्तल लेंस में वस्तु को अनंत पर रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब की आकृति कैसी होगी? हाँ ध्यान देना है कि अनंत पर रहेगा तो बहुत छोटा कहा देना। छोटा तो बनेगा लेकिन बहुत छोटा। वास्तविक उल्टा की सीधा। हाँ ठीक है। वास्तविक वस्तु से बहुत छोटा और उल्टा। प्रश्न आगे से बताएगा। अवतल लेंस में प्रतिबिंब जो है फोकस एवं प्रकाशिक केंद्र O के बीच यानी F2 और O2 के बीच में बनता है ना जी? अवतल लेंस में प्रतिबिंब जो बनता है कहां पर बनता है? F2 और O के बीच में बनता है। तो यह प्रतिबिंब जो है सीधा और आभासी एवं वस्तु से छोटा बनता है। वस्तु कहां पर रखने पर? आगे पढ़े हुए ना ये। अवतल लेंस में प्रतिबिंब F2 और O2 के बीच अगर बनता है तो यह प्रतिबिंब सीधा, आभासी एवं वस्तु से छोटा बनता है। वस्तु को कहां पर रखने पर? हाँ ठीक है। वस्तु को चाहे किसी जगह पर रख दीजिए आपका, चाहे वस्तु कहीं पर भी रखी जाए, अगर यहां पर प्रतिबिंब बनता तो हमेशा वो छोटा बनेगा। बताइएगा किसे? चाहे वस्तु कहीं पर भी रखी जाए। प्रश्न आगे से बताना होगा आपका। P बराबर क्या होगा फॉर्मूला? 1/f। प्रश्न आगे से बताएगा। लेंस की फोकस दूरी के व्युत्क्रम को लेंस की क्षमता बोलते हैं ना। लेंस की यदि किसी लेंस की फोकस दूरी f है तब उसकी क्षमता P बराबर 1/f हो जाएगा। उसी ढंग से अगर बोलेंगे यदि किसी लेंस की फोकस दूरी 25 मीटर है, कह सकते हैं कितना मीटर? 25 मीटर। f मीटर की जगह पर हम 25 मीटर कर दिए हैं, तब इसकी क्षमता क्या होगी? जीरो पॉइंट जीरो। आगे 25 मीटर ने बोले थे जी। 0.04 ही हो जाएगा आपका। यानी P बराबर क्या बोले? 1/f। तो 1 कितना? 25 ही ना था जी। अब मीटर आएगा तो इसको तोड़ दीजिए, आपका 25 चौका 100। ठीक है। 0.04। प्रश्न आगे से बताइएगा। उत्तल लेंस की बताइएगा फोकस दूरी कैसी होती? धनात्मक, ऋणात्मक, कुछ भी? हाँ ठीक है। क्या बोले? धनात्मक। आगे से बताइएगा। अगर दो लेंस जिनकी क्षमताएं P1 और P2 हो और एक दूसरे के D पर स्थित, एक दूसरे पर D दूरी पर स्थित हो तो इन दोनों लेंस की समतुल क्षमता P बराबर क्या होगा दोनों का? हाँ बिल्कुल ठीक बोलते हैं। P1 को बोले, फिर से बोलिए तो। P1 प्लस P2 D ये ना। ठीक है। प्रश्न आगे से बताइएगा। क्वेश्चन देखिए क्या कर आपका। लेंस की क्षमता में परिवर्तन के हिसाब से बताइएगा कितना स्थितियां बन सकती? 3 स्थिति बनेगा आपका। आगे से बताइएगा। अब अगर उत्तल लेंस द्वारा बताना होगा आपका, अगर किसी वस्तु को C1 पर रखते हैं तो प्रतिबिंब कहां पर बनेगी? आगे उत्तल लेंस में अगर वस्तु को C1 पर रख रहे हैं तो प्रतिबिंब कहां पर बनेगी? इसका उल्टा करना है। C1 पर बनेगा। आगे C2 पर बनेगा। C1 पर रखेंगे वस्तु को तो C1 पर थोड़ी बनेगा, C2 पर बनेगा। अगर वस्तु को रखता आगे से आपका केंद्र होता, पहला केंद्र बोल सकते हैं।
इसमें दो दो केंद्र होता है। C1 का मतलब क्या होता है आपका? लेंस का मुख खच कह सकते हैं। पहला हाँ, इसको दो फोकस बोल देंगे, इसको भी फोकस ही बोल देंगे, उसी ढंग से 2 पर बन जाएगा आपका। आगे से बताएगा, अगर उत्तल लेंस में बताएगा कोई वस्तु अगर C1 से परे है, C1 से परे रखे हैं तो प्रतिबिंब कहां पर बनेगी? C1 है तो अगला C2 रहेगा ही, लेकिन और बताना होगा। जैसे बोले वस्तु को C1 पर रखें तो प्रतिबिंब कहां पर बनेगी? C2। अभी बता कि C1 से परे है तो प्रतिबिंब कहां पर बनेगी? एक तो C2 बन जाएगा, अगर C1 है तो C2 को उल्टा एगो इधर जोड़ देना कि कहां पर किसके बीच में बनेगा। हाँ ठीक है, फोकस और C2 के बीच में, बिल्कुल ठीक है। आगे से बताइएगा, ये ना को प्रश्न आगे से बताइएगा, जब लेंस को ऐसा द्रव में डुबाया जाए जिसका अपवर्तनांक लेंस के पदार्थ के अपवर्तनांक से कम हो। जब लेंस को ऐसा द्रव में डुबाएं कि जो उसका अपवर्तनांक हो लेंस से कम हो, है ना, तो ऐसी स्थिति में लेंस की क्षमता क्या होगी? घट जाएगी कि बढ़ जाएगी? नहीं, लेंस से कम वाला अपवर्तनांक में अगर लेंस को डुबाएगा तो उसकी क्षमता क्या हो जाएगी? घट जाएगी। प्रश्न आगे से बताएगा, और उसका फोकस दूरी क्या होगा? बढ़ जाएगा। लेंस की क्षमता जब घटेगा तो फोकस दूरी बढ़ जाएगी। लेकिन प्रश्न आपका बनेगा, अभी खत्म नहीं हुआ है, कि जब लेंस को ऐसा द्रव में डुबाया जाए जिसका अपवर्तनांक लेंस के पदार्थ के अपवर्तनांक से कम हो तो लेंस की प्रकृति पर क्या प्रभाव पड़ेगा? हाँ, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। प्रश्न आगे से बताएगा, जब लेंस को समान अपवर्तनांक वाला द्रव में डुबाएंगे तब ऐसे स्थिति में लेंस की फोकस दूरी क्या हो जाएगी? फोकस दूरी अनंत हो जाएगा। और क्या होगा इसमें? इसका क्षमता क्या हो जाएगी? खत्म हो जाएगा, क्षमता समाप्त हो जाएगी। प्रश्न आगे से बताएगा, जब लेंस को समान अपवर्तनांक वाला द्रव में डुबाएंगे तो ऐसे द्रव में लेंस को डुबाने पर लेंस दिखाई देता है या नहीं? उस द्रव में नहीं। ध्यान देना, जब समान अपवर्तनांक वाले द्रव में अगर कोई लेंस को डुबाएगा तो आंखों से नहीं दिखाई पड़ेगा, ध्यान दीजिएगा उसको भी। अब फिर एक प्रश्न और बनेगा कि जब लेंस को ऐसा द्रव में डुबाया जाए जब इसका अपवर्तनांक लेंस के अपवर्तनांक से अधिक है तो ऐसा स्थिति में फोकस दूरी क्या होगी? घटेगी कि बढ़ेगी? नहीं, फोकस दूरी बढ़ेगा और क्षमता घटेगा, प्राकृतिक चेंज हो जाएगा, प्राकृतिक जगह उत्तर अवतल हो जाएगा, अवतल उत्तर अवतल हो जाएगा, बिल्कुल ठीक है। ऐसे स्थिति में फोकस दूरी बढ़ जाएगी जिसकी क्षमता घट जाएगी और इसके साथ साथ लेंस की प्रकृति भी बदल जाएगी। उत्तल रहेगा तो अवतल हो जाएगी, अवतल रहेगा तो उत्तल हो जाएगी। उदाहरण के लिए हम समझेंगे हम कि पानी के अंदर हवा का बुलबुला किस लेंस के समान दिखाई देता है? अवतल लेंस के समान। यही गड़बड़ हो गया। ध्यान दीजिएगा, पानी के अंदर हवा का बुलबुला किस लेंस के समान दिखाई देता है? उत्तल लेंस के समान दिखाई देगा, लेकिन व्यवहार करेगा अवतल लेंस के। आज क्वेश्चन भी चढ़ा हुआ था ना यूट्यूब पर, नहीं गया था इसको एक फोटो। प्रश्न बताना होगा इसे, दो गोलीय पृष्ठ से घिरे हुए किसी अपवर्तनांक माध्यम को क्या कहिएगा? दो गोलीय पृष्ठों से घिरे हुए किसी अपवर्तनांक माध्यम को क्या कहा जाता है? आगे लेंस इसको बोलते हैं। प्रश्न आगे से बताएगा, लेंस प्रायः कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार का लेंस होता है। आगे से बताना होगा आपका, निर्वात का अपवर्तनांक कितना होती है? निर्वात का अपवर्तनांक आगे शून्य, बिल्कुल ठीक है। द्रव में अंशतः डूबी हुई सीधी छड़ टेढ़ी दिखाई देता, किसके कारण? अपवर्तन के कारण। तो अलग, ये तो अपवर्तन वो अलग हो जाएगा आपका। आगे से बताएगा, ये अपवर्तन के कारण। जल का अपवर्तनांक बताएगा, जल का अपवर्तनांक। हाँ 1.33। सबसे अधिक अपवर्तनांक किसका होता है? सबसे अधिक अपवर्तनांक हीरा का अपवर्तनांक होता है सबसे अधिक 2.42 है ना, यहाँ पर 48 का इस्तेमाल कर दिया है। क्वेश्चन होगा सबसे कम अपवर्तनांक निर्वात का, सबसे अधिक हीरा का। ध्यान दीजिएगा, आगे से बताइएगा, अपवर्तनांक का मान कितना हो सकता है? 1,
एक के बराबर, एक से अधिक, एक से कम। आगे, अपवर्तनांक का मान कितना हो सकता है? एक से अधिक, एक से कम, तीनों हो सकता है। आगे, निर्वात का तो है नहीं करता, ध्यान दीजिएगा, उसके बाद पढ़ना, उसके बाद ऑप्शन रहेगा आपके पास, क्या बोलेगा? एक से अधिक, हमेशा एक से अधिक अपवर्तनांक होगा, ये ध्यान दीजिएगा। एक से कम किसका होगा? किसी का नहीं होगा। एक से अधिक हमेशा, जैसे कहने का मतलब होगा आपका जल का 1.33, हवा का 1.008, कांच का 1.5, यानी एक से अधिक हमेशा होता है अपवर्तनांक। साइन आई बटा साइन आर बराबर म्यू जो होता है, किस वैज्ञानिक नियम के अनुसार? अस्नेम के नियम के अनुसार। किसका? 0.1 कहां बोले? 1.008। आगे से बताइएगा, जैसे वायु का भी अपवर्तनांक हम लोग पढ़े थे नहीं? हाँ, अभी थोड़ा देर हिसाब इतना लगा दे दिल का, एक लगा 0 ज्यादा दे ले जी, कैसे तीनों को रहता है, तीनों को रहता नहीं। आगे से बताइएगा, लगभग 1 के आसपास रहता हूँ। अवतल दर्पण में किसी वस्तु को अनंत पर रखेंगे तो प्रतिबिंब कहां पर बनेगी? फोकस पर। आगे से बताइएगा, क्वेश्चन देखिए क्या करा। समतल दर्पण में बताइएगा, किसी दो समतल दर्पण को अगर थीटा कोण पर झुका दिए तब उसमें कितने प्रतिबिंब बनेगी? 360 बाई थीटा, 360 बाई थीटा। अगर ये मान आ जाए सम संख्या तो क्या करेगा? हाँ ठीक है, सम संख्या रहने पर -1। प्रश्न आगे से बताइएगा, दो समतल दर्पण को बताना है आपको 30 डिग्री के कोण पर झुकाए हैं तब उसमें कितना प्रतिबिंब? 11 प्रतिबिंब। ठीक है, 360 बाई थीटा, तो थीटा का वैल्यू कितना? 30। ये कितना कट गया अगलो? 12। तो 12 ये सम संख्या, तो सम संख्या में क्या करना है? एक घटा देना है। प्रश्न आगे से बताइएगा, आपतन कोण परावर्तन कोण से बड़ा होता, छोटा होता, बराबर होता? हाँ ठीक है, दोनों का मान बराबर हो जाता आपका। आगे से बताइएगा, अगर कोई वस्तु को अवतल दर्पण पर फोकस पर रखे हैं तो उसका प्रतिबिंब कैसा बनेगी? छोटा, बड़ा, बहुत बड़ा या बहुत छोटा? आगे, फोकस पर रख रहे हैं तो प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा, और अनंत पर बनेगा तो बहुत बड़ा बनेगा। आगे से बताइएगा, निर्वात में प्रकाश की चाल बताइए। 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। रिटर्निंग क्वेश्चन होगा आपका, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक आने में कितना समय ले लेता है? 8 मिनट 20 सेकेंड। चंद्रमा से प्रकाश पृथ्वी तक आने में कितना समय लग जाता है? चंद्रमा से पृथ्वी तक प्रकाश आने में 2. हाँ सेकेंड, हाँ ठीक है, लगभग 1.28 सेकेंड, नहीं तो 1.3 सेकेंड बोल सकते हैं। प्रश्न आगे से बताइएगा, किनकर बोलना होगा आपका, चंद्रमा का अपना कोई प्रकाश है या नहीं? हाँ ठीक है, चंद्रमा का अपना कोई प्रकाश नहीं है, लेकिन प्रकाश का तरंग दैर्घ्य कितना होता है? रेंज में आपको कितना से कितना एंगस्ट्रम? 3900 से 7800 एंगस्ट्रम होता है प्रकाश का तरंग दैर्घ्य। आगे से बताइएगा, निर्वात में प्रकाश के वेग की गणना सबसे पहले 1676 में कौन किए थे? रोमर ने किए थे। आगे से बताइएगा, वह बिंदु जिस पर तीनों अवस्थाएं मिलती है, ठोस, द्रव, गैस, एक साथ पाई जाती है, उसे कौन सा बिंदु कहते हैं? त्रिक बिंदु कहते हैं। आगे से बताइएगा, ओस बनने के लिए है ना, अपेक्षिक आर्द्रता कितना प्रतिशत होनी चाहिए? 100%। अपेक्षिक आर्द्रता मापने का वाला उपकरण बताइएगा। हाइग्रोमीटर। एक ब्रिटिश थर्मल यूनिट बराबर कितना कैलोरी? एक ब्रिटिश थर्मल यूनिट बराबर 252 कैलोरी। ठोस में ऊष्मा का संचरण किस विधि द्वारा होता है? द्रव और गैस रहे तो चालन विधि, संवहन विधि, और ठोस में चालन विधि। हाँ, आगे से बताइएगा, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक किस विधि द्वारा आता है? आगे, विकिरण के द्वारा आता है। हम अभी पूछे वाले थे प्रश्न कि वायुमंडल किस विधि द्वारा गर्म होता है, तो क्या बोलना है? संवहन, है ना। द्रव और गैस में बातचीत करेंगे तो क्या हो जाएगा? संवहन। वायु एक प्रकार का गैसों का मिश्रण है।
प्रश्न आगे से बताएगा, टेम्परेचर को चेंज करने का रूल बताएगा, डिग्री सी से लेकर के केल्विन तक। हाँ नहीं, हाँ हाँ ठीक है आपको, हाँ R/4 हो जाएगा, ठीक है। लेकिन ये याद करने के लिए ठीक है, लेकिन इसको अगर बोलेंगे कि ये फ़ारेनहाइट को कितने बराबर भाग में बांट दिए तो क्या बोलिएगा? हाँ, ये भी ध्यान देना है। इसको जो टेम्परेचर का जो होगा आपका C/100 बराबर F-32/180 R/80 और K-273/100। अगर पूछे कि फ़ारेनहाइट को कितने बराबर भाग में बांटे हैं तो 180 बराबर भाग में, डिग्री सी को 100, रोमर को 80 और केल्विन को भी 100 बराबर भाग में बांट दिया गया। लेकिन याद करने ऐसे बनाने तोड़ने के लिए तो ये याद कर दीजिएगा, सब बीच से भागा दीजिए, है ना, ये ना याद करने के लिए ठीक है को, लेकिन दोनों एंगल से याद रखें। आगे से बताइएगा आप, 1 कैलोरी बराबर कितना जूल? हाँ लगभग 4.2 जूल। आगे से बताइएगा 4.2 जूल। कान पर ध्वनि का प्रभाव कितना समय तक रहता है? तो 0.1 कुछ मिनट घंटा, सेकंड बोलिएगा 0.1 सेकेंड। आगे से बताएगा प्रतिध्वनि सुनने के लिए श्रोता और प्रवर्तक के बीच की न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए? 17 मीटर होनी चाहिए। CO2 में बताइएगा आपका ध्वनि की चाल कितनी होती? कार्बन डाइऑक्साइड में ध्वनि की चाल, अलग अलग माध्यम में अलग अलग ध्वनि की चाल है। CO2 में ध्वनि की चाल 260 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। CO2 में ध्वनि की चाल। इसमें आज को जी हेलो 260 मीटर पर इसका पिच ब्लेंड किस धातु का? यस नहीं, जाफी से होगा, दूसरा पटाल देना, ठीक है। यूरेनियम का बताएगा एटम बम का आविष्कार किसने किया था? जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर। रेडियम किस खनिज से प्राप्त होता है? रेडियम किस खनिज से प्राप्त होती है? आगे पिच ब्लेंड। रेडियो सक्रियता की खोज किसने किया था? नए ऑप्शन में, हाँ ठीक है, हेनरी बैक्यूरेल। बताएगा परमाणु बम किस सिद्धांत पर आधारित? नाभिकीय विखंडन। लेकिन प्रश्न था परमाणु बम के सिद्धांतों की खोज किसने किया? हिदेकी हुकाबा। भारत ने अपना पहला परमाणु उपकरण का प्रशिक्षण जो किया था कहाँ किया था? कब किया था? पोखरण में। भारत ने अपना पहला परमाणु प्रशिक्षण कब किया? 1974। प्रश्न आगे से बताएगा परमाणु के भीतर न्यूट्रॉन प्रोटॉन पर आरोपित बल जो होता है वो कौन सा बल कहलाता है? नाभिकीय बल। बगल से बताएगा परमाणु रिएक्टर में नियंत्रक के रूप में किसका इस्तेमाल करते हैं? मंदक के रूप में भारी जल या ग्रेफाइट, नियंत्रण के रूप में कैडमियम या बोरॉन की छड़। प्रश्न बनेगा आगे साहब का परमाणु से प्राप्त ऊर्जा को कौन सा ऊर्जा कहती है? हाँ ठीक है, नाभिकीय ऊर्जा। सूर्य में ऊर्जा का स्रोत क्या है? नाभिकीय संलयन। प्रश्न आगे से बताएगा नाभिकीय विखंडन में मंदक का कार्य कौन करता है? भारी जल। भारी जल का सूत्र बोलिए, D2O। आगे से बताएगा क्वेश्चन होगा इनमें से कौन सा एक रेडियो एक्टिव तत्व नहीं है? ये ओके नहीं है, बताना होगा आपका। प्लूटोनियम, यूरेनियम, थोरियम, टाइटेनियम। टाइटेनियम हो जाएगा आपका। बताना होगा साहब का रेडियो एक्टिव तत्व को कहां पर रखा गया? लेंथोनाइट श्रेणी, एक्टिनाइट श्रेणी, हाइलोजन, आखिर गैस, ठीक है, एक्टिनाइट श्रेणी। मैडम क्यूरी ने किसकी खोज के लिए नोबेल प्राइज लिया था? रेडियम। प्रश्न आप ही बताइए इसे, क्वेश्चन बताना होगा आपका। मुंबई में परमाणु ऊर्जा संस्थान का पुनः नामकरण किस भारतीय परमाणु भौतिकविद के नाम पर हुआ है? होमी जहांगीर भाभा। प्रश्न आगे से बताएगा इका सिलिकॉन जाना जाता है किस नाम से? जर्मेनियम। सबसे अधिक वेधन क्षमता किस किरण को होता है? गामा। उसके बाद अल्फा, ठीक है। प्रश्न आगे से बताएगा वेधन क्षमता के हिसाब से आरोही क्रम में सजाएगा अल्फा बीटा गामा को।
हाँ ठीक है, आरोही क्रम में तो आसान है था। वेधन क्षमता सबसे अधिक को आरोही क्रम में सजाएंगे तो अल्फा बीटा गामा, और अवरोही क्रम में सजाएंगे तो गामा बीटा अल्फा। बताइए कहीं साहब का सबसे अधिक आयनन क्षमता के हिसाब से अवरोही क्रम में सजाएं अल्फा बीटा गामा को। अल्फा बीटा गामा। प्रश्न आगे से बताएगा, निम्नलिखित में से किसके उत्सर्जन में संभारिक उत्पन्न होता है। अल्फा बीटा गामा एक से रहेगा ऑप्शन। संभारिक उत्पन्न होगा किस किरण में, बीटा। बगल से बताएगा कार्बन डेंटिंग विधि से किसका आयु निकालिएगा, जीवाश्म का। कार्बन तिथि निर्धारण में कार्बन का कौन सा समस्थानिक का प्रयोग होता है, कार्बन 14। बगल से बताएगा रेडियो सक्रियता का मात्रक क्या है, ऑप्शन ले लीजिएगा बैकुलर, क्यूरी, केवल ए, केवल दोनों ए और बी दोनों, इसके हिसाब से दोनों हो जाएगा आपका। क्वार्ट 60 से कौन सा किरण निकलती, गामा किरण। बताएगा सब दोहरा दिल को लगा नहीं। बताइएगा आगे साहब का, हाल ही में कौन सी खोज विज्ञान के क्षेत्र में एक बड़ी सफलता के रूप में मानी जाती है। हाल ही में कौन सा एक खोज जो है विज्ञान के क्षेत्र में एक बड़ी सफलता के रूप में जानी जाती है, ऑप्शन ले लीजिए। केरल में 4 नई मछली की प्रजाति, गुरुत्वाकर्षण तरंगों का पता लगाना, भारत के पश्चिमी तट की 2 लाभदायक काई प्रजातियां। बी नंबर आगे, बी नंबर ठीक है बोल देते ना जी, गुरुत्वाकर्षण तरंगों का पता लगाना, हम उलट पुलट के बोल रहे थे। आगे से बताइएगा, परमाणु रिएक्टर में बताएगा नियंत्रक छड़ के रूप में किसका इस्तेमाल करते हैं, दोहरा वाला नियंत्रक के रूप में बोरॉन या कैडमियम, मंदक के रूप में भारी जल, और ईंधन के रूप में यूरेनियम या प्लूटोनियम बोल सकते हैं। यहां से बताइएगा बेंजीन में बताइएगा सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड नो भाई, तो बताइएगा बेंजीन में सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड है ना, सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड का अलग अलग संख्या बताना होगा, 12-3 हो जाएगा आपका। लेकिन प्रश्न ऐसे था कि बेंजीन अणु में सिग्मा बंधों, पाई बंधों और कुल बंधों की संख्या बताइएगा। 15। हाँ ठीक है, 12-3 15। प्रश्न आगे से बताइएगा, न्यूमेरिकल आप तो बताइएगा, CuSO4 प्लस H2S द्विविस्थापन अभिक्रिया ज्ञात करें, द्विविस्थापन निकाले। द्विविस्थापन की अभिक्रिया का मतलब दूर के दूर से नजदीक के नजदीक से, या इसको ABCD बना सकते हैं, ABCD कर दीजिएगा तो लिख सकते हैं AD प्लस तो जी VC, ऐसे करके भी बना सकते हैं, तो बनाइए आप। नजदीक के नजदीक लिख देना, दूर के दूर जोड़ के लिख देना, द्विविस्थापन अभिक्रिया। तो क्या लिखाएगा, CU ये क्या हो जाएगा S है ना, दूर के दूर से अंतिम प्लस H2SO4, सर आके लिख दीजिए कि कोई यौगिक बन जाए बढ़िया से, H2SO4। प्रश्न आगे से बताएगा क्लोरीन की परमाणु संख्या बताइए, क्लोरीन 17। प्रश्न आप बताएगा संगमरमर का सूत्र बोलिए, CaCO3। प्रश्न आगे से बताना होगा आपका, क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, इतना इसमें अथियल वगैरह बढ़िया से पढ़ लिया, निकल गई ऐसी लेकर के। ब्लीचिंग पाउडर बनाने में किस गैस का प्रयोग करेंगे, क्लोरीन का। आप बताना होगा इस आपका क्लोरीन का। सल्फर का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालिएगा, 286। सल्फर बताएगा किस आवर्त का तत्व है, हाँ तीसरा आवर्त का तत्व है। आगे से बताइएगा कह रहा है क्वेश्चन आपका मैग्नीशियम किस समूह का तत्व है, आगे दूसरा समूह का तत्व है। आगे से बताइएगा सबसे अधिक अभिक्रियाशीलता, सबसे अधिक तन्यता धातु कौन सी, सोना। सोना का लेटिनम बताइएगा,
ऑरम। आप ही बताइएगा अमोनिया का सूत्र बोलिए। NH3। बगल से बताइएगा प्लास्टर और पेरिस का सूत्र बोलिएगा। CaSO4 इंटू हाफ H2O। बगल से बताइएगा फ्लोरीन की परमाणु संख्या कितनी होती है? फ्लोरीन नियॉन का 10 हो जाएगा। 9। बताइए कोई हिसाब का 284 किस तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है? 284 कौन सा तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है? ऑप्शन ले लीजिए। आर्गन, सिलिकॉन, फास्फोरस, क्लोरीन। हाँ ठीक है, सिलिकॉन का। प्रश्न आगे से बताइएगा मीथेन का सूत्र बोलिएगा। CH4 हो जाएगा आपका। इथेन का सूत्र बोलिए। इथेन। हाँ जी हाँ ठीक है, C2H6। हाँ ठीक। हाँ देखो कितना बढ़िया समझती। हीलियम के 52 ग्राम में कितने अणु मौजूद है? मोल की संख्या बता दीजिएगा। हीलियम के 52 ग्राम में कितने मोल निकलेगा? आगे हाँ 13। देखिए हीलियम का आणविक द्रव्यमान कितना? 4। तो 4 से ना भागा दूंगी तो कटते कितना? 13। पैसा गिन लो ना बढ़िया से। 4 रहते आंसर। तो आंसर कितना है? 13। प्रश्न आगे से बताएगा एवोगाड्रो संख्या को किस अक्षर से निरूपित करेंगे? क्या बोले? ऐसे बोलो। नहीं ये भी देता है आपको, तो ऑप्शन पर डिपेंड करेगा आपको। नए तरह का आपका NA ऐसे ना हो। हाँ ये तो देवे करता नहीं, तो ये भी एक जगह और ये ऐसे रहता है। हाँ वही ना जी। NA ना तो N0 ऐसे नहीं। 0 बोलिए। पूरा वो गलती बोल लो नहीं। एंगस्ट्रम वाला बोल दिए, लेकिन 2 आंसर इसका देता है। N के A, N के नीचे 0। 2 8 8 2 8 8 तो जे बार में टूटेगा ये बार। अवर्थ के लिए कोई दिक्कत नहीं। 1 2 3 4 4 अवर्थ में कोई दिक्कत नहीं। समूह में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है कि किसमें क्या करना था। जैसे समूह कौन सा हो जाएगा? लास्ट वाला समूह हो जाता है। इसको क्या बोलिएगा? तीसरा समूह। तो कौन सा तत्व हो गया? 8 8 16 16 2 18 18 3 21। अभी तीसरा समूह को कि 13वां समूह को ये थोड़ा देखे पड़ेगा आपका। 3 का A और B भी बोले पड़ जाता आपको। तो चौथा वर्त में तो हमें लग रहा है 8 8 16 16 2 तीन समूह, तीसरा समूह है ना। खोजिए बेटा। हाँ उसमें कोई दिक्कत नहीं, जो रहता था वही रहा। जैसे कहने का मतलब है कि अवर्त 2 जो है को ना, अवर्त 2 एक अवर्त 3, दोनों में एक एक तत्व। जैसे इसमें ले लेना है मैग्नीशियम और इसमें ले लेना है बेरिलियम ना। उल्टा उल्टा पुल्टा हम ही बोलेंगे। बेरिलियम और मैग्नीशियम, ये दोनों के जे रहेगा वही को छोड़ देना, बाकी सब में 10 जोड़ देना नहीं है ना। तो ए बोले पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं, ए भी बोलेगा। देखिए बेरिलियम का कितना होता है? 4। मैग्नीशियम का कितना होता है? 12। अब इसको तोड़िएगा तो कितना? 2। तो कौन सा समूह? दूसरा। अब इसको तोड़िएगा भी तो कितना? 2 8 2 कौन सा समूह? दूसरा। बशर्ते एक ले लेते हैं। देखिए जैसे नाइट्रोजन कहेंगे तो नाइट्रोजन का कितना? 2 और 5। तो कहेगा कितना समूह? 5वां। बिल्कुल, अगर 5 के 1 बोलिएगा तो ठीक ही हो जाएगा आपका, न तो 10 इसमें जोड़ देना। अवर्त 2 और अवर्त 3 में ये दोनों तत्वों को छोड़ देना, बाकी सब में 10 जोड़ के बोलिएगा। यदि 5 है तो इसमें 10 जोड़ेंगे। कौन सा समूह? 15वां समूह। नाइट्रोजन 15वां समूह। स्कैंडियम के कितना होता है? 21। अब इसको तोड़े 2 8 8 3 ही तो तीसरा समूह। चौथा वर्त 1 2 3 4। चौथा वर्त हाँ जितना बार में टूट रहा है 2 7 गो रहा है। 7वां अवर्त पूरा टोटल के गो 7 गो। कक्षा कितना?
कक्षा भी 7 को, तो ध्यान दीजिएगा कि अवर्त दू वाला तत्व केमा कक्षा के अंतर्गत निरूपित करेगा, तो जो जोन सा अवर्त वही कक्षा भी, सेम कक्षा। ठीक, कल एगो ना साहब। Yes, sir.